एनटीपीसी, चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, चाहे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, चाहे एलपी की, चाहे लोको पायलट टेक्नीशियन, कोई सी भी पोस्ट है वो इस पोस्ट से बेहतरीन नहीं हो सकती जिसका हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं। हम जेई के बारे में आज बताना जा रहे हैं। इतनी लाजवाब पोस्ट है ये रेलवे के लिए। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है और अगर बीटेक पॉलीटेक्निक किए हुए, बीटेक वाले ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पॉलीटेक्निक के कुछ डिप्लोमा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर आप किए हुए हैं तो इतनी ज़बरदस्त पोस्ट है कि आपकी शुरुआत जो है वो 4200 ग्रेड पे से होगी सीधी। और 4200 ग्रेड पे शुरुआत होने का मतलब है अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में करते हैं तो मास्टर, स्टेशन मास्टर की भी 4200 ग्रेड पे है। और कुछ ट्रेन जो मैनेजर है वो तो लेवल 5 की है, और ये भी लेवल, ये वाली जो जेई की पोस्ट है लेवल 6 की है। यानी कि ये वो पोस्ट है जो आपको जो लास्ट होगा वो 3 लाख सैलरी पे लास्ट करेगा जाके, लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ। क्योंकि आप जब आप जेई बन जाएंगे तो उसके कुछ दिनों बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो एसएससी बनेंगे। और एसएससी का मतलब है, जेई का ही मतलब है कि आपके अंडर कौन कौन काम करेगा। आप एक ऑफिसर हैं, रेलवे में ऑफिसर की पोस्ट होती है एक तरीके से जेई। ध्यान रखेंगे आपके अंडर जो काम करेंगे सीनियर टेक्नीशियन, एमसीएम भी लगभग आपके अंदर ही रहेंगे। सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन 1, टेक 1 भी आपके अंडर काम करेंगे। टेक 2, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, ये तीनों लोग काम करेंगे। उसके बाद ग्रुप डी तो आप जानते ही आपके अंदर काम करेंगे। तो ये इतनी पोस्टें आपके अंदर काम करेंगी तो सोच सकते हैं आप इस पोस्ट कितनी भौकाली पोस्ट है ये, सोचिए। यानी कि जेई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। अगर रेलवे की सबसे अच्छी, आरामदायक और सबसे ज़बरदस्त सैलरी जो प्रोवाइड करेगी आपको वो है जेई की पोस्ट, और इसके हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। और ध्यान रखेंगे इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीटेक मांगा जाता है जो कि हर किसी बच्चे के पास नहीं मिलता है, पॉलीटेक्निक वगैरह के कुछ स्पेशल पार्ट। तो इसलिए बहुत कट ऑफ भी नहीं जाती है। इसकी कट ऑफ भी पिछले ईयर की एक वीडियो लाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे ईयर वाइज कट ऑफ। और इस बार इतनी ज़बरदस्त अभी वैकेंसी जेई की कंप्लीट हुई, अभी इसका फाइनल रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो देखा होगा बहुत से लोग सिलेक्ट हुए, बहुत खुशी वाली, बहुत ही, यानी कि 4200 ग्रेड पे की दरोगा की नौकरी होती है। तो समझिए दरोगा जैसा भौकाल इस जॉब में भी आपको देखने को मिलेगा। जो एक ग्वालियर के एसडीएम हैं जिनका नाम है क्या नाम, पटेल करके हैं, उनके साले भी जेई में हुआ सिलेक्शन। तो सोचिए उन्होंने कितने ज़्यादा जश्न मनाया था। संतोष कुमार पटेल नाम के एक डीएसपी हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने साले का सिलेक्शन जब जेई में हुआ तो उन्होंने बहुत जश्न और बहुत ही, मतलब जेई की वो जो ज़बरदस्त नौकरी है उसका परफॉर्मा उन्होंने दिखा। तो मैंने इतनी शुरुआत वीडियो में ये बताया कि जेई एक बहुत अच्छी नौकरी है। देखिए इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट इस बार नोटिफिकेशन में कितना अच्छा इन्होंने किया है कि शुरुआत में बता दिया। यानी पेज नंबर आप देखेंगे 4 से 6 पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, 6 से 8 पे जनरल इंस्ट्रक्शन, जो हम कुछ मेन बातें हैं नोटिफिकेशन की वो आपको अभी हम डिस्कस किए ले रहे हैं। इसके फॉर्म आप ध्यान रखेंगे 31 तारीख से शुरू हो चुके हैं, या मतलब होने वाले हैं, 2-3 दिन में आपके 31 से शुरू होने वाले हैं और 31 नवंबर तक फॉर्म चलेंगे। आप शुरुआत में ही भर देना जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आप मान के चलिए आपको 4 मंथ मिल जाएंगे, 4 मंथ मिल जाएंगे। सीबीटी 1 में ही जो डिले है वो है होता है, रेलवे का ये रूल है, लगभग सीबीटी 1 में ही डिले करती है। चाहे आप एनटीपीसी का उठा के देख लीजिए, चाहे एएलपी का या टेक्नीशियन किसी का भी एग्ज़ाम देखेंगे उठा के, पिछले रिकॉर्ड सीबीटी 1 में डिले होता है, उसके बाद कोई डिले नहीं होता। आप सीबीटी 1 के 4 महीने मान के चल सकते हैं अभी से। देखिए ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 का मतलब है कि जो ग्रुप डी होती है वो लेवल 1 की होती है। सोचिए उससे कितना लेवल आगे है। ग्रुप वो होती है जो टेक्नीशियन लेवल 2, एएलपी भी लेवल 2 होती है। लोको पायलट जिसके लिए बहुत से लोग तैयारी करते हैं बीटेक वाले, तो वो भी लेवल 2 की जॉब होती है, और ये लेवल 6। और ध्यान रखेंगे जो जेई होता है, अगर जेई किसी अदर इनकम भी करना चाहे ना अपनी सैलरी के अलावा, तो भी उसके अंडर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं से भी अदर इनकम कर सकता है। बहुत सी बड़ी जिम्मेदारी होती है जेई के अंदर सभी टेक्नीशियन वगैरह को अंडर रखना। देखिए इनिशियल पे जो होता है इसका 35,400 है, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी बनेगी इतनी इनिशियल पे, और इतना ही अदर अलाउंसेस, तो समझ लीजिए 70,000 से शुरुआत हो जाएगी और बाद में जाके बहुत अच्छी खासी सैलरी बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका एनेक्सर 1 में देखेंगे, हम अभी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। एज लिमिट 18 से 33 रखी गई है, और 2569 वैकेंसी, यानी कि 2569 वैकेंसी आई हैं। तो ये आप ये मत समझिए कि बहुत कम वैकेंसी हैं या बहुत ज़्यादा, कम से लेना नया नहीं है। अगर आप दिल लगा के इस पर तैयारी करेंगे तो ये इसमें ले जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त नौकरी है, इसीलिए मैं इसके फ़ायदे बता रहा हूँ। जो अगर तैयारी करेगा वो ऐसे मान के चलिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग भी जो टेक्नीशियन हैं वो सब इन्हीं के अंडर काम करते हैं। और फिर जॉब में आने से पहले नहीं पता था कि इतनी भौकाली जॉब जेई की होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद ही पता लगा कि क्या
जेई का बहुत खाली जॉब वास्तव में रियल में अगर कोई जॉब है तो आरआरबी जेई की है। जेई के थ्रू आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, ध्यान रखेंगे पेपर में। अब हम सीधे सीधे आपको इसका जो एग्ज़ाम सिलेबस है वहाँ पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें हर कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। उसका रीज़न भी ये है, देखिए ये वाला और पढ़ लीजिए। डेट ऑफ सीबीटी डीबी पब्लिश द वेबसाइट पर आपको डीबी की डेट मिल जाएगी, यानी कि जब आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद 1:1 में निकाला जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही डीबी मेडिकल के लिए भेजे जाएंगे कैंडिडेट। ये बात ध्यान रखेंगे। और इस बार से ऐसा भी कर दिया है कि अब दूसरी लिस्ट वगैरह नहीं आएगी, इतना ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे पोस्टिंग के रिगार्डिंग ये है कि 5 से 10 साल तक आप सर्विस करने के बाद ही कोई ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उससे पहले ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर भी है। ये फ्री ट्रेन पास बताया फैसिलिटी बताई गई है एससी वगैरह की, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए। भाई इस वाली तो बातें आप नोटिफिकेशन पढ़ देंगे, लेकिन हम काम की बात पे पहुंच रहे हैं। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A3 मांगा गया। A3 कोई बहुत हैवी मेडिकल नहीं होता है रेलवे का, ठीक ठाक है, आप आराम से पास कर लेंगे। 6/9 होता है, अगर आप चश्मा लगा रहे तब भी 6/9 चश्मा लगा के भी होना चाहिए, बस कोई दिक्कत ही नहीं। बस जो है नियर विजन सही होना चाहिए, यानी पास का सही होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। और वैसे B1 तो उससे भी ईजी होता है। फिजिकली फिट होने चाहिए, यानी हाथ पैर बहुत ज़्यादा टूटे नहीं होने चाहिए, उंगली सब नहीं कटी होनी चाहिए, हाथ कटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है फिजिकली फिट होना, यानी कि हाथ देखने में आप ठीक लगने चाहिए। और 6/22 में 12 होता है चश्मा के साथ या बगैर चश्मा के। इसमें भी पास का विजन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है कलर विजन और बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेजोकुलर विजन ये भी आपके सही होने चाहिए भाई। और C1 तो उससे भी ज़्यादा ईजी होता है, तो आप देख लेंगे 6/12, 6/18। इसमें तो अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस, कलर विजन ये सब है तो भी चल जाएगा C1 में, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब इतना होने के बाद हम आपको इसको जो है आपके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, एज लिमिट में 5 साल की जो छूट दी जाती है SC ST को वो दी गई है, OBC को 3 साल की दी गई है। आपकी अगर एज इससे बीच में 1 से 2008 से लेके 2/9/1993 अगर EWS है तो इतने पुराने हो। OBC नॉन क्रिमिनल तो 2/1/1990 से पहले का कोई है तो नहीं भर सकता, उसके बाद का भर सकता है। SC ST में ये वाली एज आप देख पा रहे होंगे। ये रहा आपका एज का परफॉर्मा। और जो इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी आई है, इसमें फ़ीस तो आपको पता ही, रेलवे का कोई भी फॉर्म हो 500 रुपये फ़ीस लगती है, और जब आपका पहला एग्ज़ाम हो जाएगा तो 400 रुपये आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ये पहले से ही बता रहे हैं भाई ये बात, तो ये बात सही भी है। 400 रुपये से 2-4 रुपये 20-30 रुपये कम आ जाते हैं, रुपये लौट के तो आ जाते हैं। देखिए, रिफंड फ़ीस ऑफ द CBT 1 एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे तो उसके बाद आपके बैंक होल्डर में जहाँ पर भी है उसमें 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ये बात इन्होंने कह रखी है। और आप ध्यान रखना, जैसे कि OBC में क्या होता है ना कि एक 500 रुपये फ़ीस लगती है, लेकिन कुछ लोग EBC दबा देते हैं जिसमें कम, तो यानी और वो 250 रुपये फ़ीस का फ़ायदा उठा लेते हैं, 250 रुपये लगती है उनकी। तो आप EBC दबा देंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर हों EBC के तभी लेना, EBC का फ़ायदा वरना मत लेना, क्योंकि बहुत इशू होता है। अभी LP का मेडिकल चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसलिए ध्यान रखें। अब हम इसके आपको सिलेबस पे ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है तो सिलेबस में थोड़ा बहुत तो हेर फेर होगा ही, जिससे कि हर कोई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। देखिए, आप देखिए इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है भाई। CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, CBT 2 केवल 2 ही टेस्ट हैं इसमें, और कुछ नहीं है, साइको वगैरह कुछ भी नहीं है, और DB मेडिकल, और आप बन चुके हैं। केवल इतना ही, फर्स्ट और सेकंड क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद DB में किसी को नहीं बाहर किया जाता है और मेडिकल में भी नहीं। देखिए भाई साहब, स्टेज 1 का जो है 90 मिनट मिलेंगे, मतलब कि आपको ड्यूरेशन जो है 90 मिनट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे। अब जो आप पहला CBT 1 का सिलेबस देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि CBT 1 के सिलेबस में क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, GA है और जनरल साइंस है, जो कि हर बच्चे को आ रही होगी। मैथ 30 नंबर का है, 30 नंबर मतलब मैथ जो है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और रीजनिंग में भाई 25 आएंगे, और GA में जनरल अवेयरनेस जो होती है, करंट अफेयर आती है ज़्यादातर, वो 15 आएंगे, और 30 जनरल साइंस में आएंगे। और आप 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। कट ऑफ इसकी जाती है लगभग 60+ और 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में ही जाएगी कट ऑफ, जो कि आप इजीली ले आएंगे अगर थोड़ी सी भी आपकी अच्छी तैयारी है। तो ये सिलेबस आपने पढ़ा ही होगा। ये सिलेबस अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है भाई। ये सिलेबस तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इसमें कोई इशू होगा ही नहीं आपको, मुझे पता है। लेकिन यहाँ जो इसकी जेई को बनाने के लिए जो जेई बनाता है आपको, वो रहा आपका मेन चीज़, जो स्टेज 2 जो CBT 2 जो है आपको मेन चीज़ है, जहाँ से अगर आप निकल पाए तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन है। इसमें 120 मिनट आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 होंगे। देख लीजिए CBT 2 का सिलेबस। CBT 2 का सिलेबस ये रहा आपके सामने, जो कि मेन है, यानी इसी के अकॉर्डिंग मेरिट वगैरह बनेगी आपकी।
जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी करंट अफेयर ही आएगा सब। फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए 10th तक की, यानी अप टू 10th, ये लिखा हुआ है, आप ऐसे कहेंगे बता रही है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 10th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगी, वो भी आप कर लेंगे क्योंकि 15 नंबर का ही है, आप कर लेंगे। लेकिन कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, वो भी आप कर लेंगे। इन्वायरमेंट 10 नंबर का आएगा, वो भी आप कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी जो है ये आएगा आपका 100 नंबर का। यानी कि टेक्निकल एबिलिटी का मतलब है आपका जिस स्ट्रीम में डिप्लोमा या डिग्री जो होगी बीटेक की या पॉलीटेक्निक की, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल के टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल। यही टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं डिसाइडिंग फैक्टर हैं, यही टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, यही आपको जेई बनाएंगे। अगर आपका बीटेक में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या फिर पॉलीटेक्निक में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आपका ज़बरदस्त परफॉर्म रहा है और आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो आप समझ लीजिए अपने आप को जेई बन गए। बीटेक जिस तरह से बीटेक की डिग्री होती है, फिर जिसने अच्छी से बीटेक की है उसको जो सूट करेगी जॉब वो जेई है, और जेई के बाद एक अधिकारी वाली फीलिंग उसको वही जॉब दिला सकती है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आपने बीटेक की है या फिर पॉलीटेक्निक की है तो ये 1 नंबर की जॉब आपके लिए बन सकती है, क्योंकि ये सिलेबस इसका रहा जो इसका हर कोई सिलेबस नहीं देख सकता है और ना ही हर कोई पढ़ा सकता है। ये सिलेबस हर कोई नहीं पढ़ा सकता। आप हर जगह पढ़ना चाहें तो ये आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप हर जगह नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये अलग ही टाइप का सिलेबस है और एक अच्छे लेवल का है। जितना अच्छा ज़बरदस्त आपकी जॉब है उसी इतना ही अच्छा सिलेबस वगैरह होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत अच्छी जगह पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये रहा इसका पैटर्न, CBT 1 और CBT 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जेई बन सकते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, और बहुत ही फास्टली रेलवे अब चल रहा है। रेलवे इतना टाइमली चल रहा है कि रेलवे अपनी सभी वैकेंसी निकाल रहा है। अगर आप कुछ भी तैयारी कर रहे थे, मेरे अकॉर्डिंग रेलवे की तरफ स्विच करिए और आप ज़रूर सिलेक्शन ले सकते हैं थोड़े से समय में, क्योंकि रेलवे बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए ये कुछ डिग्रीज़ हैं जो अगर आप हैं तो किस ब्रांच में डाल सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप मैकेनिकल एंड अलाइन इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो भी इसी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, ये सब अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड अलाइन इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कब कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंबाइंड एनी सब स्ट्रीम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइंड इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाले के लिए कौन सी, ये भी है। कंप्यूटर साइंस जो है, जो कि मैक्सिमम लोगों के पास, कुछ लोगों के पास होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइन इंजीनियरिंग में भर सकते हैं। सिविल एंड अलाइन इंजीनियरिंग में कौन कौन से भर सकते हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में की है वो, जिन्होंने सिविल में की है वो सिविल इंजीनियरिंग में भर सकते हैं। ये 4 पोस्ट के थ्रू आप भर्ती आई हुई हैं। इसमें ध्यान रखेंगे भाई, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि मैक्सिमम ज़्यादातर डिग्रियां में इसी फील्ड में होती हैं। तो आप में से देख लेना आपकी किस में है और उस हिसाब से आप भर भी देंगे। ये आपका सभी डाउट हमने लगभग क्लियर कर दिया। अब आप बताना हमें। देखिए शॉर्ट लिस्ट जो होगा वो 10 टाइम्स होगा, मतलब 10 गुना लगभग से लिए जाएंगे। CBT 1 क्वालिफाई जो है 10 गुना किए जाएंगे। अगर एक वैकेंसी है तो 10 लोगों को CBT 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। नॉर्मलाइज मार्क्स, ये नॉर्मलाइज फार्मूले से लिखा हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं DB में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। ये पूरा PDF आप कहीं से डाउनलोड करके या फिर कहीं भी आप रेलवे की वेबसाइट पे जाना, डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेना, जिससे कि और अगर आप जेई बन रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फार्मूला, ये तो कम से कम PDF खुद से पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ें हमने बता दी थी, एक मोटिवेशन के तौर पे हमने ये बताया कि इतनी अच्छी जॉब आपको कभी देखने को नहीं, इतनी अच्छी रेलवे की जॉब है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं और ये आपको प्रमोशन के थ्रू ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। एक बहुत ही लग्जरी, एक बहुत ही अच्छी जॉब है। बाकी और भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं प्रॉपर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।